नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का स्पेशल बुलेटिन और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। भाजपा से केदारनाथ की पूर्व विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद खाली हो चुकी केदारनाथ विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होना है, तो वहीं बद्रीनाथ और मंगलौर सीट के उपचुनाव में भाजपा को मिली करारी हार के बाद अब केदारनाथ सीट में भाजपा जीत का परचम लहराने के लिए पूरी तैयारी कर रही है, जिसके लिए भाजपा ने केदारनाथ विधानसभा के लिए मंडल स्तर और विधानसभा के स्तर पर नियुक्तियां कर दी हैं। केदारनाथ क्षेत्र में अब उपचुनाव होने जा रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपनी रणनीति शुरू कर दी है। हमारी जो है वहां पर पार्टी की तरफ से सभी वरिष्ठ लोगों को जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है और निश्चित रूप से केदारनाथ का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत गंभीरतापूर्वक ले रही है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश संगठन निरंतर केदारनाथ क्षेत्र पर जो है लगातार वहाँ की समस्याओं को लेकर के संवाद बनाए हुए हैं। अभी 2-3 बार जो है हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री केदारनाथ क्षेत्र का जो है दौरा करके आ चुके हैं और कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनके समर्पण के आधार पर पिछले 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ सीट को मार्जिन से जो है हम लोग उसको जीते थे। और इस बार भी निश्चित रूप से जिस तरह से सरकार जो है वहाँ पर निरंतर माननीय मुख्यमंत्री लगातार वहाँ की समस्याओं को लेकर के बराबर वहाँ पर जा रहे हैं। हमारे जो गढ़वाल क्षेत्र के सांसद हैं माननीय अनिल बलूनी जी और हमारा प्रदेश संगठन बहुत बारीकी से जो है संपर्क में है और कार्यकर्ताओं से संवाद में है। तो निश्चित रूप से केदारनाथ का चुनाव एक चुनौती के साथ साथ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपना 22 का जो प्रदर्शन था उसी प्रदर्शन को हम आगे भी दोहराएंगे। आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान सामने आया है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इसका पूरा विवरण उन्होंने मुख्यमंत्री धामी को दिया है। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है इससे उन्हें बड़ा फायदा होने वाला है। वहीं गणेश जोशी के बयान पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि मंत्री गणेश जोशी मिथ्या प्रवचन कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार आप पे हमलावर है, उनका कहना है कि जो आरोप मंत्री गणेश जोशी पर लग रहे हैं उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले तो जब मेरे पे कोई आरोप लगते हैं मुझे उसका बहुत फायदा होता है मेरे या मेरे परिवार को। अगर आपको ध्यान होगा 2016 में एक घोड़ेकांड में मुझे फंसाया गया और मैं बार बार कह रहा था कि मैं था ही नहीं, मैं दोष हूं। और जब उसका सच दिखाया गया तो मुझे उसका ये फायदा हुआ। मैं हर मंच पे कहता हूं कि मेरे से पूछते हैं जोशी जी आपकी बेटी बड़ी नेता बन गई है, मैं उसमें कहता हूं मैं हरीश रावत जी का बहुत बड़ा योगदान है। हरीश रावत मुझे जेल नहीं भेजता, मुझे फंसाता नहीं, मेरी बेटी सड़कों पर नहीं आती, उसे कौन पहचानता। आज उसको पहचान मिली है, आज वो राष्ट्रीय नेता बन गई है। एक बार कोरोना के टाइम पे मेरे पर आरोप लगाया गया जब मैं करोड़ों रुपए का सामान राशन बांट रहा था और जब मैंने ऑक्सीमीटर बांटने शुरू किए तो कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि जोशी जी ऑक्सीमीटर कहां से बांट रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहे हैं। उस टाइम ब्लैक में 3-4 हजार रुपये का ऑक्सीमीटर मिल रहा था। तो मैंने मीडिया वालों से कहा कि हाँ मैं चोरी करके ला रहा हूं। मुझे उसका ये फायदा हुआ कि मुझे पहले से 3000 वोटों से मैं जीत गया। अब जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये कहा गया कि 17 साल में मेरे दामाद की संपत्ति को जोड़कर, मेरी बेटी की संपत्ति को जोड़कर, तो मेरा दामाद मुझसे अलग है, उसकी एक हैंडसम सैलरी है, मर्चेंट नेवी अफसर है। मेरी बेटी मुझसे अलग रहती है, जो अपने पति के साथ रहती है। ये कोर्ट में तय करें ना, और यहाँ मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हो? ये कोर्ट में बताना चाहिए था। आय से अधिक संपत्ति किसकी है कि नहीं है, कम है कि ज्यादा है,
ये काम तो कोर्ट तय करेगा। ये आप और मैं कौन होते हैं तय करने वाले? और गणेश जोशी जी मीडिया ट्रायल करने के बजाय कोर्ट में ट्रायल करें, कोर्ट में कहें, जो भी है वहां कहें। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के तेवर विभाग के अधिकारियों के प्रति देखने को मिले। दरअसल ये पहली बार है जब धामी कैबिनेट के मंत्री ने अपने विभाग के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। प्रशिक्षण और सेवा योजन विभाग में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को बिना बकाये तबादले और अटैचमेंट का खेल चल रहा है, जिसको लेकर विभाग के अधिकारी मनमानी तरीके से ये सब कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मंत्री की अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। देखिए, डायरेक्टरेट लेवल पे कुछ ट्रांसफर्स डायरेक्टर को करना अलाउड होते हैं और हर ट्रांसफर मंत्री तक नहीं आता है। लेकिन मुझे कुछ शिकायतें आई थी जिसके कारण वो लेटर मैंने नहीं, मेरे निजी सचिव गुणवंत जी के माध्यम से भेजा गया है डायरेक्टरेट को कि कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग या प्रमोशन डायरेक्टरेट लेवल से किया जा रहा है तो उसका संज्ञान या तो मंत्री के ऑफिस में या सचिव के ऑफिस में देना चाहिए, ताकि हम लोग के नॉलेज में रहे। और कुछ शिकायतें थी अटैचमेंट्स को स्पेशली लेके, तो उसके वजह से हमने चिट्ठी लिखी है कि कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग प्रमोशन बिना हमारे संज्ञान में लाए हुए नहीं किए जाएंगे, और अगर करे जाते हैं तो उसको स्वतः ही रद्द माना जाएगा। सवाल ही समझ आएगा। देखिए, इस सरकार में हम बार बार कह रहे, अधिकारी मंत्रियों को मंत्री नहीं समझ रहे, मंत्री मुख्यमंत्री को मंत्री नहीं समझ रहे, और मुख्यमंत्री का विश्वास हमने मंत्रियों पर नहीं है। तो ये खेल तो होना ही होना है। कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मंत्री को ये पता ही नहीं कि मेरे विभाग में क्या खेल हो रहा है। कैसे मंत्री लोग हैं, अगर उनको जानकारी नहीं है तो मैं समझता हूँ ये तो उनका सबसे बड़ा फेलियर है, उनकी पकड़ नहीं है विभाग में। और सौरभ बहुगुणा जैसा मंत्री ये बात कह रहा है, जिसका अपना एक राजनीतिक इतिहास रहा है, जिसके दादा आदरणीय बहुगुणा जी को, हेमचंद बहुगुणा जी को, कि एक सख्त प्रशासक के रूप में माना जाता है। उस गौरवशाली इतिहास की परंपरा को खत्म करने का काम कर रहे हैं लोग। ये तो बहुगुणा जी को पता होना चाहिए, और ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, जो मंत्रियों के आदेश नहीं मानते, मंत्रियों को अंधेरे में रखते हैं। और दूसरी तरफ कौन ऐसे अधिकारियों को संरक्षण दे रहा है, ये भी सौरभ बहुगुणा जी। उत्तराखंड में इन दिनों वार पलटवार का जोर जारी है। आपको बता दें, जुबानी जंग भी इस दौरान चरम सीमा पर है। अब ताजा मामला महेंद्र भट्ट के उस बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के प्रभारी जब जब उत्तराखंड आते हैं तो कांग्रेस में फूट देखने को मिलती है। ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। हाँ, बिल्कुल। महेंद्र भट्ट जी से मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे वहाँ प्रभारी और सह प्रभारी आते हैं और सब एकता या एकजुटता एक मंच पर दिखाई पड़ती है, लेकिन आपके वहाँ जो लोग आ रहे हैं, या आप जिस तरह से बद्रीनाथ भी नहीं बचा पाए, तो ऐसे में तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भी सवालिया निशान होना चाहिए कि बद्रीनाथ में जो उपचुनाव हुआ उसके बाद जो पार्टी में सिर्फ उटव्वल मचा हुआ है, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्रियों ने मोर्चा खोला हुआ है मुख्यमंत्री के और आपके खिलाफ, उसको नहीं संभाल पा रहे हैं आप, और कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। तो आप पहले अपना घर संभालिए, जो बिल्कुल टूट फूट के कगार पर है, और जहां मुखिया बदलने तक की अफवाहें हम सुन रहे हैं। तो ऐसे में महेंद्र भट्ट जी को अपने दल की चिंता करनी चाहिए, और अपने दल में जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं उस पर ज्यादा चिंता व्यक्त करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जनता के बीच अपने खोए हुए जनाधार को फिर से प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल जल्द ही स्कूल, कॉलेजों, निकाय और पंचायत स्तर पर मुहिम छेड़ने जा रही है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्तिसेल कपरवाड ने कोटद्वार में मीडिया को दिए अपने बयान में कहा कि यूकेडी आने वाले दिनों में ग्रास रूट पर दल को मजबूत करने के लिए अभियान छेड़ने जा रही है। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल को जो एक अभी तक संसदीय चुनाव में, विधानसभा चुनाव में असफलताएं मिली हैं, अगर उत्तराखंड क्रांति दल को जमीनी स्तर पर मजबूत होना है तो उनको 3 जगह काम करना चाहिए। एक तो कॉलेजों में छात्र संगठनों का पर ध्यान देना चाहिए, दूसरा पंचायतों के स्तर पर संगठन और पंचायत चुनाव लड़ने चाहिए, और तीसरा जो है स्थानीय निकाय, जिसमें हमारा नगर निगम है या नगर पालिका हैं, उनका चुनाव लड़ना चाहिए और उस स्तर पर संगठन बनाना चाहिए। तो उत्तराखंड क्रांति दल जो ये ग्रास रूट एक्शन प्लान है हमारा, उसमें 3 बिंदु हैं। और
जैसे जैसे पूरे देश में मौसम अपना रुख बदलकर जा रहा है, वैसे वैसे मौसमी बीमारियां भी पैर पसारने लगी हैं, जिसके चलते उत्तराखंड प्रदेश के डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो वहीं जसपुर क्षेत्र में भी संक्रामक बीमारियां पैर पसार रही हैं, जिसमें खांसी, जुकाम, बुखार के मरीज लगातार अस्पताल में नजर आ रहे हैं, जिसके चलते चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने नगर पालिका प्रशासन से क्षेत्र में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने की मांग की है। सरकारी अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में वायरल फीवर के, रैसेस के और दस्त के मरीज आ रहे हैं। ये मौसम बदलने से बरसात के बाद क्या होता है, पानी दूषित हो जाता है, तो इस कारण से ये इस तरह की बीमारियां फैलती हैं। बरसात के बाद में डेंगू भी फैलने की संभावना रहती है। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों से अपील करूँगा कि वो मच्छरदानी लगा कर रखें सोते समय, और साथ ही पूरे कपड़े पहनें। बच्चों का खासकर बचाव करें, जिससे कि वो डेंगू से बचाव हो सके। बचाव के लिए जो छिड़काव किया जाता है, हमने नगर पालिका से अनुरोध किया है कि जगह जगह फॉगिंग करवाई जाए, और जो पानी है वो इकट्ठा ना हो। साथ ही घरों घरों में हमारी जो आशाएं हैं वो गई हैं, वहाँ भी जो सेंटर है जहाँ भी मच्छर डेवलप हो सकते हैं, वो पानी की जो जगह हैं उनको खाली करवाया गया है। कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो, इस तरीके का प्रावधान करवाने की हमने कोशिश की है। साथ ही क्षेत्र की जनता को भी हम जागरूक कर रहे हैं कि ऐसी जगह पानी ना इकट्ठा होने दें जहां पर मच्छर पनप सके। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए प्रदेश के 11 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश के मद्देनजर देहरादून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर के स्कूलों की छुट्टी भी घोषित हुई है। 12 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 12, 13, 14 तक देखेंगे कि जो है उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलती रहेगी। 12 तारीख को जो चेतावनी की बात करेंगे, 12 और 13 तारीख को वर्षण में वृद्धि है। तो 12 तारीख को जो उत्तराखंड के प्लेन्स हैं और उससे लगे हुए जनपद हैं, जैसे कि नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर हैं खास करके, या बागेश्वर जनपद है, और ऐसे गढ़वाल में जो पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार जनपद है, वहाँ जो है कुछ स्थानों पे भारी से लेके बहुत भारी वर्षा की संभावना है, और कहीं कहीं वहाँ पे जो है अत्यंत भारी वर्षा भी मिल सकती है, जिसके लिए वहाँ पे रेड जो है वार्निंग इशू की गई है। जबकि जो अन्य पर्वतीय जनपद हैं जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़ है, चमोली है, वहाँ पर जो है कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिल सकती है 12 और 13 तारीख को। तो 12-13 तारीख में ज़्यादा एक्टिविटी की संभावना है। उसके बाद फिर जो है 14 से दोबारा से जो है वर्षण में कमी है, लेकिन जो भारी बारिश है वो कुमाऊं क्षेत्र में, विशेषकर नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर या। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएनबी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मंकी पॉक्स संक्रमण ने भारत में भी दस्तक दे दी है, जिसके बाद उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार मंकी पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति ने हाल में एक देश की यात्रा की थी। मंकी पॉक्स के संभावित खतरे को देखते हुए कोटद्वार के बेस अस्पताल में भी इससे निपटने के लिए उचित कदम उठा लिए गए हैं। जो है वो पॉपुलर नहीं है, और हमारे यहाँ इस तरफ कोई केस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जो शासनादेश जिससे जारी हुआ है, उसके जो वो हम लोगों के लिए नोटिसिंग आई है, उसके आधार पर हमने देख रहे हैं कि अगर कोई इस तरह का केस आएगा तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक लालकुएं में लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों के नुकसान के साथ साथ लोगों की मौत का कारण बन रहे आवारा जानवरों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने निर्देश पर लालकुआ नगर पंचायत सहित विभिन्न विभागों की टीम ने 7 आवारा सांडों को पकड़कर गौशाला में भेजा है। जैसे आपकी जानकारी में है कि नगर से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जानवरों द्वारा काफ़ी फसलों को नुकसान किया जा रहा है, और
पीछे कुछ दिनों में लगातार दुर्घटनाएं भी हुई हैं, जिसकी वजह से जिला प्रशासन और एसडीएम साहब द्वारा निर्देशित किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अभियान चलाया जाए। नगर क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में हमारे द्वारा पूर्व से ही लगातार इसमें पिछले 3 दिनों पहले तक हम लोग पकड़ रहे थे और गौशाला भेज रहे थे, लेकिन अभी इधर ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्देशित किया गया है सर द्वारा, क्योंकि वहाँ पे कोई एजेंसी नहीं है। तो आज हम नगर निगम और हमारे नगर पंचायत द्वारा, नगर निगम से एक गाड़ी आई थी और हमारी एक गाड़ी थी और हमारे कर्मचारी थे, तो इनके द्वारा इसमें टोटल मिला के 8 बैल 8 सांड हमने पकड़ के और घोड़ा नाला क्षेत्र से पकड़े हैं और जिनको गौशाला भेजा गया है। लगभग 20-22 के आसपास हम लोग भेज चुके हैं गौशाला में। कुछ हल्द्वानी नगर निगम की जो गौशाला है गंगापुर कबड़वाल वाली, वहाँ पे भेजा गया है, और 1-2 दिन हमने राजपुरा या शायद नगर निगम हल्द्वानी की जो गौशाला है वहाँ भेजा था, और फिर हमने नित्यानंद शीलाश्रम में गौशाला में भेजा है। ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। कुमाऊं का सबसे बड़ा महानगर हल्द्वानी है, जिसमें सफाई और कूड़ा निस्तारण की जिम्मेदारी नगर निगम हल्द्वानी की है, लेकिन निगम द्वारा कई सालों से टचिंग ग्राउंड को लेकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। गर्मियों में दुर्गंध और बरसात में संक्रामक रोगों का खतरा बने टचिंग ग्राउंड में से लाखों टन कूड़ा निस्तारण करने की हवाई दावे नगर निगम के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। नगर निगम ने पूर्व में भी उस कूड़े को प्रोसेस करने के लिए प्लांट लगाया था, और जितनी धनराशि में प्राप्त हुई थी उसके सापेक्ष हम लोगों ने उस कूड़े को प्रोसेस कर दिया था। बीच में अब इन्होंने निविदा आमंत्रित की जानी थी, कतिपय कारणों से निविदा सफल नहीं हो पाई और हमें शासन से निर्देश कल ही प्राप्त हुए हैं, तो जल्द से 2 से 3 दिन में हम नई निविदा आमंत्रित कर देंगे। अब जो निविदा आमंत्रित होगी उसमें उस कूड़े की प्रोसेसिंग की भी जिम्मेदारी रहेगी, वहाँ सीसीटीवी कैमरे की भी जिम्मेदारी रहेगी, और जो लोग आग लगा रहे हैं ऐसे असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो नगर निगम पूर्णतः तत्पर है। हमारा प्रपोजल शासन में भेजा गया था, वहाँ से कल हमें अनुमति मिल गई है, तो हम लोग जल्द ही 2 से 3 दिन में परीक्षण करके निविदा आमंत्रित कर लेंगे, और निविदा सफल होने के पश्चात वहाँ पर कूड़े की समस्या, मुझे उम्मीद है कि हम उससे निजात प्राप्त। राजधानी देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव और पार्किंग की समस्या को लेकर नए जिलाधिकारी सविन बंसल ने देहरादून नगर निगम परिसर में मल्टी स्टोरी सार्वजनिक पार्किंग बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल के इस प्रस्ताव से दून के पूर्व मेयर और धर्मपुर सीट से बीजेपी विधायक विनोद चमोली नाराज हो गए। नगर निगम के बारे में कोई भी निर्णय जिलाधिकारी को जल्दी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के चुनाव तुरंत होने जा रहे हैं। जो भी निर्णय ले वो बोर्ड को लेना चाहिए, क्योंकि बड़े मामले हैं। ये सब मसले मेरे सामने भी आए थे। नगर निगम एक हेरिटेज बिल्डिंग है, देहरादून का सेंटर है, उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। और मैंने ये कहा था अगर पार्किंग होनी है तो फिर हमको अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा, और अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग का वहाँ पर प्रोविजन हो सकता है, लेकिन ऊपर का स्वरूप न बिगड़े ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी जल्दीबाजी में कदम ना उठाया जाए, और मैं तो सरकार से भी कहूंगा कि जितने के काम के लिए उनको भेजा गया उतने काम तक अपने आप को सीमित रखें, बाकी बोर्ड को करने दें। तो उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।